हेलो एवरीवन। सभी लोगों का स्वागत है फ्रेंड। सभी लोगों का स्वागत है फ्रेंड अनअकैडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। मैं राजेश शर्मा आप लोगों का स्वागत करता हूं फ्रेंड। और आज हम लोग बात करेंगे फ्रेंड, जैसा कि अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन के बारे में बात कर रहे थे, तो आज ये 3 नंबर की क्लास है। एक क्लास और मिलेगी आपको इसमें, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट है, तो इसलिए इस पर जो विशेष रूप से ध्यान देना है आप लोग। बिल्कुल जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रहेगा उसको नोट कर लीजिएगा। पीडीएफ में मैंने सब दे रखा है, और दोबारा से एक बार फिर से मैं अरेंज करके आपको दे दूंगा फ्रेंड। और अनअकैडमी इंडिया का बेस्ट ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, बिल्कुल ज्वाइन करें फ्रेंड, इसमें कोई डाउट नहीं है। और एक्सपेक्टेकुलर ऑर्गेनाइजेशन है, अनपैरेलल ऑर्गेनाइजेशन है। आप ज्वाइन करते हो तभी आपकी प्रिपरेशन स्ट्रीमलाइन होती है, आपको एक क्लियर कट रोड मैप मिलता है। 2 तरह के कोर्सेज चल रहे हैं फ्रेंड, एक तो आपका आइकॉनिक कोर्स है और एक आपका प्लस का कोर्स है। दोनों में से कोई भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। डेली लाइव क्लासेस मिलेंगी, स्ट्रक्चर्ड कोर्स मिलता है, लाइव टेस्ट है, क्विज प्रोग्राम है, अनलिमिटेड एक्सेस कर सकते हैं आप जब तक के लिए आपने ज्वाइन किया। मैं हमेशा आपको बोलता हूं कि 2 साल का ज्वाइन करो आप मिनिमम। और अनअकैडमी ऐप को आप सबसे पहले डाउन कर लो फ्रेंड। और मेरे बारे में, मेरा नाम राजेश कुमार शर्मा है, पिछले 18 ईयर से आईएएस एस्पिरेंट्स को गाइड कर रहा हूँ, काफ़ी लोगों का सिलेक्शन हुआ है। तो बिल्कुल आप भी जुड़ सकते हैं, मेरे कोड का इस्तेमाल करें। टेलीग्राम लिंक को सब्सक्राइब कर लें फ्रेंड, जिससे आपको सारे क्लास के नोटिफिकेशन वगैरह मिलेंगे। अनअकैडमी पे भी क्लास चलती है, स्पेशल क्लासेस होती हैं, यूट्यूब पे क्लास चलती हैं, मैराथन वगैरह होता है फ्रेंड। तो सारी क्लास की जानकारी आपको बिल्कुल मिलेगी, सारे नोट्स वगैरह मिलेंगे। और ज्वाइन करने पर आपको इंडिया के बेस्ट एजुकेटर एक प्लेटफॉर्म पर मिलते हैं। सभी लोगों से आप पढ़ाई कर सकते हैं, टीचिंग ले सकते हैं फ्रेंड, और इतने सारे कोर्सेज चल रहे हैं, तो बिल्कुल ज्वाइन करें। और देख सकते हैं यहाँ पर फ्रेंड आपका कि प्लस का कोर्स है, आइकॉनिक है। प्लस की जो फी आपकी है 1 ईयर की, 2 ईयर की और 3 ईयर की, इसमें आपको डिस्काउंट हो जाएगा। मेरा कोड इस्तेमाल करें RKS10, तो इसमें आपको डिस्काउंट होगा, जिसको आप EMI के थ्रू पे कर सकते हैं, क्रेडिट कार्ड के थ्रू पे कर सकते हैं, डेबिट कार्ड के थ्रू पे कर सकते हैं। और उसी तरह से आपका आइकॉनिक है फ्रेंड, तो आइकॉनिक में भी 1 ईयर, 2 ईयर और 3 ईयर से, जिसमें स्टडी के साथ आपको प्रॉपर गाइडेंस दी जाएगी। और यूपीएससी क्वालिफाई करना, उसमें स्ट्रेटजी सबसे इंपॉर्टेंट होती है फ्रेंड, तो इसमें भी आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा। मेरे कोड का यूज़ करें। उसी तरह से आपका ऑप्शनल है, ऑप्शनल काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके रैंक को बनाने में, आपके सिलेक्शन में। ऑप्शनल एंड एसी का जो सेक्शन है फ्रेंड, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर फोकस करना चाहिए सभी लोगों को। तो ये सब चीज़ें रणनीतिक चीज़ें हैं, तो बिल्कुल मेरे से जुड़ें और मेरे कोड का इस्तेमाल करें फ्रेंड। आपको बिल्कुल, आप प्रिपरेशन अच्छे तरीके से कर पाएंगे, बिल्कुल सेलेक्ट हो पाएंगे। और इसमें जो कोर्सेज अभी आपके नए चल रहे हैं, अनअकैडमी कॉम्बैट प्रोग्राम है, इसको आई थिंक सभी लोग पार्टिसिपेट कर रहे होंगे। बिल्कुल नेशन वाइड रैंकिंग होगा, 45 मिनट्स का कोर्स है। क्लासेस जो टेस्ट होगा 60 क्वेश्चन है, 13 कॉम्बैट्स है, 6 सेक्शन कवर किया जाएगा। रिलेटिव स्कोरिंग होगा फ्रेंड, अल्टरनेट संडे किया जाएगा। ये अमेजन वाउचर से फ़ायदा उठा सकते हैं फ्रेंड। और ये सारा कोर्स जो आपका है 21 दिसंबर से आज से ये स्टार्ट हो रहा है, तो बिल्कुल ज्वाइन करें। और ये बायलिंगुअल बैच है, इसमें आपका 6 मंथ है, 6 मंथ के लिए 2022 के लिए, 2023 के लिए बिल्कुल ज्वाइन करें और अपने प्रिपरेशन को बेहतर करें। और आइकॉनिक प्राइस हाइक हो रहा है फ्रेंड, तो इसमें ध्यान दें। और इसमें पर्सनल गाइडेंस आपको दी जाती है, प्लानर के अकॉर्डिंग क्लास चलेगी, ठीक है। राइटिंग स्किल सेशन होगा, सेल्फ इवोल्यूशन प्रोसेस सिखाया जाएगा आपको। मेरे कोड का यूज़ करें फ्रेंड, मेरा कोड है RKS10। आपको सारे नोट्स वगैरह, पीडीएफ वगैरह सारी चीज़ें बिल्कुल अवेलेबल कराऊंगा। और एक बड़ा सेगमेंट लेता हूँ, तो मेरे से जुड़ने में आपको बहुत फ़ायदा होगा फ्रेंड। तो लेट्स बिगिन, हम लोग बात करते हैं। और इन्वायरमेंट के अंतर्गत जो हम लोग बात कर रहे थे, इसके बारे में हम लोग आगे बात करेंगे। तो हम लोगों ने फ्रेंड, कल हम लोगों ने देखा था, इस पर एक बार क्विक रिवाइज कर दें आपको हम। डब्ल्यू जितने भी पर्यावरण से संबंधित संगठन हैं, तो WWF के बारे में कल हम लोगों ने देखा था, इसकी स्थापना कब हुई, इसके बारे में बताया था, क्या इसका उद्देश्य क्या था, ठीक है। इसके बारे में मैंने आपको कल बताया था, आप लोग रिवाइज कर लीजिएगा। जो नए जुड़े हैं वो पहले की क्लासेस देख लें, इनका इसका वर्क क्या था WWF का। और उसी तरह से मैंने आपको UNEP के बारे में बताया था फ्रेंड, कि संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम है,
इसकी स्थापना जो है 1972 में जो स्टॉकहोम में जो सम्मेलन किया गया था, उसके दौरान किया गया था। और इस संगठन का नाम संगठन का जो मुख्यालय है, हेडक्वार्टर जो आपका है नैरोबी केन्या में है। तो सब चीज़ों में हम लोग बताए थे आपको। और यूएनईपी कार्यक्रम का जो उद्देश्य है वो मानव पर्यावरण को प्रभावित करने वाले जो अंतर्राष्ट्रीय सहयोग है, इंटरनेशनल कोऑपरेशन को बढ़ाना है, नॉलेज को इन्हेंस करना है, ठीक है। तो इन सब चीज़ों पर यूएनईपी का कार्यक्रम था और इन सब चीज़ों पर हम लोगों ने कल चर्चा कर रखा है ऑलरेडी। तो एक बार आपको ध्यान दिला दे रहा हूँ, ठीक है, कि किस-किस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बात किया। साइट्स भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ये प्रश्न पूछा जाता है। इसको वाशिंगटन कन्वेंशन के नाम से जानते हैं। 1975 में अस्तित्व में आया। 183 इसके लिस्टेड मेंबर हैं, ठीक है। साइट्स जो आपका है, ये जो संगठन जो विलुप्त हो रहे हैं, जो एक्सटिंक्ट हो रहे हैं, जो प्लांट्स और एनिमल्स हैं, उनके स्पेसीज को क्या करता है, कंजर्व करता है, संरक्षण देता है। सीएमएस के बारे में बात किया था फ्रेंड कि ये जर्मनी में आपका बॉन में इसका सम्मेलन हुआ था, इसलिए इसको बॉन सम्मेलन भी बोलते हैं। भारत इसका इस सम्मेलन में शामिल हुआ था, तो बहुत इम्पोर्टेंट है। और ये भी प्रवासी जंगली जीव और उनके आवासों को संरक्षण प्रदान करता है फ्रेंड। तो कल हम लोगों ने सब चीज़ बात किया था और 7 समझौते संपन्न हो चुके थे। तो इसके बारे में भी मैंने आपको बताया था, ये 7 समझौते कौन-कौन से थे। उसके बाद स्वाट के बारे में बात किया था, कोलिजन अगेंस्ट वाइल्ड फायर ट्रैफिकिंग जो आपका है, इसकी स्थापना 2005 में की गई थी। तो कल ये सब हम लोगों ने चर्चा कर रखा है। तो ट्रैफिक ऑर्गेनाइजेशन जो आपका है, द वाइल्ड लाइफ ट्रेड मॉनिटरिंग नेटवर्क जो है, इसके बारे में फ्रेंड आपका मैंने आपको बताया था। तो इन सब चीज़ों के बारे में आप लोग अच्छे तरीके से देख लें। उसके बाद इंटरनेशनल वाटर मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट 1985 में इसकी स्थापना की गई थी। कोलंबो में इसका मुख्यालय है, ठीक है। तो इन सब चीज़ों को अच्छे तरीके से रिवाइज कर लें। और आईटीटीटीओ जो आपका है, इसका मुख्यालय जो है जापान में है फ्रेंड। और ट्रॉपिकल जो फॉरेस्ट वगैरह है, इसका ये संरक्षण करता है, मैनेजमेंट करता है, ठीक है। साइट्स ये जो आपका फ्रेंड आईटीटीटीओ जो आपका है, ये साइट्स और आपका सीबीडी के साथ मिलकर क्या करता है, संयुक्त कार्यक्रम आयोजित करता है। और यूनाइटेड नेशन फोरम ऑन फॉरेस्ट जो है 2000 में संयुक्त राष्ट्र की आर्थिक सामाजिक परिषद द्वारा एक सहायक निकाय के रूप में इसकी स्थापना की गई। तो इम्पोर्टेंट है। तो कल हम लोगों ने इस पर पूरी तरह से आपको मैंने बताया था। डब्ल्यूएनओ जो ऑर्गेनाइजेशन है, ये भी मैंने कल आपको बताया कि 2014 में है, सो इसकी स्थापना की गई थी, ठीक है। तो इन सभी चीज़ों पर हम लोगों ने चर्चा कर लिया है। वर्ल्ड रिसोर्स इंस्टीट्यूट जो आपका है, वाशिंगटन डीसी में इसकी मुख्यालय है। 1982 में इसकी स्थापना हुई थी। तो बर्ड लाइफ इंटरनेशनल के बारे में मैंने आपको कल बताया था, ठीक है। तो इन सारी चीज़ों पर इसको अच्छे तरीके से कॉपी पेन में सारी चीज़ों को इम्पोर्टेंट चीज़ नोट करते चले फ्रेंड। और बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आपका आता है फ्रेंड इसमें। तो इन सब सारी चीज़ों पर हम लोगों ने ऑलरेडी चर्चा कर रखा है। जीएफ के बारे में बताया था, खूब ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है जीएफ के बारे में। तो जीएफ के बारे में भी मैंने आपको कल बता रखा है। और इसके बारे में फिर हम लोग आगे और चर्चा करते हैं फ्रेंड। आज हम लोग बात करने वाले हैं, आज हम लोग चर्चा करेंगे। और ये आज भी क्लास आपको मिलेगी फ्रेंड, मतलब क्लास चल ही रही है आज, और कल भी इसकी क्लास होगी, ठीक है ना। तो 2 दिन इसकी क्लास और होनी है। अंतर्राष्ट्रीय जितने भी सम्मेलन हैं, उसके बाद फिर हम लोग भारत में जो पर्यावरणीय कानून है, उसके बारे में 2 क्लास मैंने रखी है, जिसके अंतर्गत आपका पूरा भारत में जो पर्यावरणीय इन्वायरमेंटल लॉज है, ठीक है, जो एक्ट है, उसके बारे में हम लोग खूब अच्छे तरीके से चर्चा करेंगे, जिससे आपका पूरा कंप्लीट हो जाएगा। और देन फिर हम लोग पर्यावरणीय प्रभाव आकलन है, उसके ऊपर मैं आपको पूरा बताऊंगा क्या है। सतत विकास है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट है, उसके बारे में बात करेंगे। फिर ग्रीन इकोनॉमी है, और फिर गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत है, ठीक है ना। तो ये जो संगठन आपका है फ्रेंड, इंटरनेशनल प्लांट प्रोटेक्शन कन्वेंशन, आईपीपीसी, ठीक है ना। ये जो आपका फ्रेंड है, ये अंतर्राष्ट्रीय वनस्पति संरक्षण संरक्षण सम्मेलन आपका 1951 खाद्य और कृषि संगठन की देखरेख में एक बहुपक्षीय संधि है, ठीक है, एक ट्रीटी है। और जिसका उद्देश्य है पौधों के उत्पादों में, ठीक है, पौधों के उत्पादकों में जो कीटनाशकों के जो प्रवेश, जो पेस्टिसाइड का जो प्रवेश होता है, प्रसार होता है, उसको रोकने के लिए, ठीक है ना, उसको रोकना, उसको कंट्रोल करना, ठीक है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आपका है कि इंटरनेशनल प्लांट प्रोटेक्शन कन्वेंशन के अंतर्गत आपका जो प्लांट्स में जो पेस्टिसाइड वगैरह आ जाता है, और जो उसका एक प्रसार होता है, डिफ्यूजन होता है, उसको ये कंट्रोल करता है फ्रेंड। और कन्वेंशन जो है, केवल खेती की गई पौधों की सुरक्षा तक ही सीमित नहीं है, ये ध्यान रखिएगा। यह जो प्राकृतिक पौधों और पौधों के उत्पादों की सुरक्षा तक फैली हुई है।
ठीक है, ये केवल ऐसा नहीं कि एग्रीकल्चर के अंतर्गत केवल इसको किया जाता है, जो भी नेचुरल प्लांट्स उग रहे हैं और उनके जो प्रोडक्ट्स होते हैं उसको भी ये कवर करता है। और यह कीटों द्वारा प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष नुकसान को भी ध्यान में रखता है। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है इंटरनेशनल प्लांट प्रोटेक्शन कन्वेंशन, इसको ध्यान में रखना है। इसकी उसके बाद फिर आपका एक और ऑर्गेनाइजेशन आपका फ्रेंड है, ग्लोबल ग्रीन ग्रोथ इंस्टीट्यूट, ठीक है, ट्रिपल जी आई, ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ठीक है, ट्रिपल जी आई, इसको ध्यान रखिएगा, ग्लोबल ग्रीन ग्रोथ इंस्टीट्यूट। इसकी स्थापना 2010 में की गई थी, ठीक है, और इसका मुख्यालय जो आपका है ये साउथ कोरिया में, याद रखिएगा, साउथ कोरिया में सियोल में, ठीक है ना। और ग्लोबल ग्रीन ग्रोथ इंस्टीट्यूट जो है एक संधि आधारित अंतर्राष्ट्रीय संगठन है, ठीक है, और जिसका उद्देश्य है हरित विकास को, ग्रीन डेवलपमेंट को बढ़ावा देना। हरित विकास का क्या मतलब होता है? हरित विकास का मतलब है ऐसे विकास जिसमें इकोनॉमिक ग्रोथ और इन्वायरमेंटल बैलेंस के मध्य क्या हो, संतुलन हो, बैलेंस हो। तो बहुत इंपॉर्टेंट है। और आज के डेट में फ्रेंड की पर्यावरण जो है, इन्वायरमेंट जो है, वो विश्व की सबसे बड़ी समस्या है। पर्यावरण में, इन्वायरमेंटल में जो डिग्रेडेशन हो रहा है, चाहे वो किसी प्रकार से भी हो, तो हर दृष्टिकोण से ऐसा डेवलपमेंट करने से क्या फ़ायदा है, ऐसा इकोनॉमिक ग्रोथ करने से क्या फ़ायदा है जिसमें आप पर्यावरण को ध्यान नहीं दे रहे हैं। तो कहने का अर्थ है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट करना है, ऐसा विकास करना है जिससे पर्यावरण को नुकसान न हो। तो ग्लोबल ग्रीन ग्रोथ इंस्टीट्यूट जो आपका है, इसकी स्थापना 2010 में की गई और साउथ कोरिया में सियोल में इसका हेड क्वार्टर है फ्रेंड। और इसका मेन जो आपका है ग्रीन डेवलपमेंट को बढ़ावा देना। ग्रीन डेवलपमेंट का मतलब क्या होता है कि इकोनॉमिक ग्रोथ जो आप कर रहे हैं, तो उससे पर्यावरण को नुकसान तो नहीं हो रहा है, दोनों के बीच में क्या करना है आपको फ्रेंड, बैलेंस करना है, ठीक है ना। और आपका जो ट्रिपल जी आई जो है आपका 2010 में कोरियाई राष्ट्रपति ली माइंग वक द्वारा इसे एक थिंक टैंक के रूप में लॉन्च किया गया। मतलब थिंक टैंक मतलब कि उसके अंतर्गत अपने पॉलिसी वगैरह को बनाएगा, एडवाइस करेगा। और 2012 में, ध्यान दीजिएगा, 2012 में ब्राजील में रियो एवं 20 शिखर सम्मेलन में इस अंतर्राष्ट्रीय संधि आधारित संगठन में कुछ मॉडिफिकेशन किया गया। दिसंबर 2013 में ट्रिपल जी आई को संयुक्त राष्ट्र महासंघ द्वारा ऑब्जर्वर स्टेटस प्रदान किया गया, ठीक है ना, ये ध्यान रखिएगा। ट्रिपल जी आई को संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा ऑब्जर्वर स्टेटस प्रदान कर दिया गया है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, आप इसको नोट कर सकते हैं फ्रेंड, ठीक है ना। और 2010 में इसको थिंक टैंक के रूप में लॉन्च किया गया फ्रेंड, तो ये ध्यान रखिएगा। वैश्विक हरित विकास संस्थान जो आपका है। उसके बाद हम लोग बात करेंगे फ्रेंड ग्रीन पीस के बारे में, ठीक है, क्या बात करेंगे, ग्रीन पीस के बारे में बात करेंगे। और ये जो आपका है फ्रेंड, ये गैर लाभकारी संगठन है। क्या है आपका ये, एक गैर लाभकारी संगठन है। और इसका मुख्यालय जो आपका फ्रेंड है वो आपका कहाँ पर है, नीदरलैंड्स में आपका है, एम्स्टर्डम में इसका मुख्यालय है। और ग्रीन पीस जो आपका फ्रेंड है ये 1971 में कनाडा में स्थापित एक अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण संगठन है, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा कि इसकी जो स्थापना की गई थी, ठीक है, इसकी स्थापना की गई थी 1971 में। और ये कनाडा में इसकी मतलब स्थापित किया गया था फ्रेंड। लेकिन इसका जो मुख्यालय जो आपका है वो आपका नीदरलैंड में है। और ग्रीन पीस का जो उद्देश्य है, एम क्या है, मैंने आपको बताया कि कोई भी संगठन है तो स्थापना कब हुआ उसका, उसको आपको ध्यान रखना है, स्थापना कब हुआ, ठीक। इसका मुख्यालय कहाँ पर है, मैंने पहले भी आपको बताया था, किसी भी कोई भी संगठन को आप देखते हैं इसका मुख्यालय कहाँ पर है, इसका उद्देश्य क्या है, इसका उद्देश्य क्या है, इसने अभी तक क्या कार्य किया है, इसका वर्क क्या है, और इसकी उपलब्धि क्या रही अभी तक, ठीक है ना। तो इसकी उपलब्धि अभी तक क्या रही फ्रेंड, इसको ध्यान में रखना है। और लेटेस्ट इसका सम्मेलन कहाँ पर हुआ, लेटेस्ट जो कॉन्फ्रेंस वगैरह कुछ कहीं पर हुआ है, तो लेटेस्ट कॉन्फ्रेंस आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। और उस लेटेस्ट कॉन्फ्रेंस में क्या किया गया, उस लेटेस्ट कॉन्फ्रेंस में क्या किया गया, ये भी आपको जानकारी होनी चाहिए। तो आपके प्रश्न जो हैं ये नहीं पूछेंगे, मतलब नहीं छूटेंगे प्रश्न। ग्रीन पीस का जो उद्देश्य है, टारगेट क्या है, तो पृथ्वी की प्रकृति को इसकी विविधता के साथ उपयोग करना। मतलब जो नेचर है
उस नेचर में जो डाइवर्सिटी है उसके साथ डाइवर्सिटी को बनाए रखना और उसके साथ उसका इस्तेमाल करना, उसका यूज करना, लेकिन सस्टेनेबल रूप से यूज करना, एक्सप्लोटेशन नहीं करना, ठीक है, अति दोहन नहीं करना। और ग्रीन पीस जो आपका फ्रेंड है, तो ये आपका वेल के शिकार, नाभिकीय आद्र के प्रसार, ठीक है, मतलब जिस तरह से वेल का शिकार किया जाता है और नाभिकीय आद्र के प्रसार, समुद्र तटीय जो तेल क्षेत्र जो उसकी जो खुदाई की जाती है, रेडियो एक्टिव जो वेस्ट है उसका समुद्र में जमाव होना, वन्य जीवों का शिकार, प्रदूषण, प्राकृतिक निवास, ठीक है, इसका विरोध करता है। तो ये ध्यान दीजिएगा, इसका इसका उद्देश्य क्या है, इसका एम क्या है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, इसका एम है। और ग्रीन पीस जो है बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है, तो इसको बिल्कुल ध्यान रखना है कि किन चीजों पर ये काम करता है, इसके उद्देश्य क्या है। पर्यावरण की दृष्टि से जो हानिकारक गतिविधियों वाले जो क्षेत्रों का भ्रमण करना तथा इन गतिविधियों को रोकना, जो पर्यावरण की दृष्टि से मतलब ऐसा चीज जो है सो अगर किया जा रहा है जिससे पर्यावरण को नुकसान है, ठीक है, तो उसको क्या करना, रोकना। तो ये आपका इम्पोर्टेंट फ्रेंड। और संगठन जो आपका फ्रेंड, संगठन विरोध करने हेतु अपने जलयान रेनबो वॉरियर का उपयोग करता है, ठीक है, ये भी एक इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन है। और 2013 में ग्रीन पीस ने डिटॉक्स फैशन नामक एक अभियान छेड़ा, ये बहुत इंपॉर्टेंट, ये पूछा भी गया है एक बार। 2013 में ग्रीन पीस ने डिटॉक्स फैशन नामक अभियान छेड़ा, जिसने नदियों में उनके कपड़ों के उत्पादन के परिणाम स्वरूप प्रवाहित किए जाने वाले जो विषाक्त रसायनों को रोकने के लिए कुछ नामी फैशन ब्रांड्स को इसमें शामिल किया गया, ठीक है ना, उस पर ऐसो रोक लगाने की बात की गई। तो ये आपका एक इम्पॉर्टेंट है। तो ग्रीन पीस के बाद हम लोग देखते हैं फ्रेंड, आपका एक और इम्पॉर्टेंट है यूनाइटेड नेशन ह्यूमन सेटलमेंट प्रोग्राम, ठीक है, संयुक्त राष्ट्र मानव अधिवास कार्यक्रम। तो ये भी काफी इम्पोर्टेंट है। इस संगठन की स्थापना जो है 1978 में की गई थी। कब की गई थी, 1978 में। संयुक्त राष्ट्र मानव अधिवास कार्यक्रम जो आपका है, तो इसमें 1978 में इसकी स्थापना की गई। इसका मुख्यालय कहाँ पर फ्रेंड है, इसका मुख्यालय नैरोबी केन्या में, ठीक है, एक सेकेंड। और और 1976 में कनाडा के वैंकूवर में मानव अधिवास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन का आयोजन हुआ। ये भी एक इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, ध्यान रखिएगा कि 1976 में कनाडा के वैंकूवर में मानव अधिवास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन हैबिटेट 1 का आयोजन किया गया, जिसमें मानव अधिवासन क्रियाकलापों के का जो संगठन है सुदृढ़ीकरण हेतु संयुक्त राष्ट्र प्रणाली के अधीन एक विशिष्ट निकाय की अनुशंसा की गई। तो ध्यान रखिएगा फ्रेंड कि इस संगठन की स्थापना 1978 में की गई थी। इसका मुख्यालय कहाँ पर है, तो यूनाइटेड नेशन ह्यूमन सेटलमेंट प्रोग्राम की जो मुख्यालय है, जो हेड क्वार्टर है, वो केन्या में है, नैरोबी कैपिटल है केन्या का। और 1976 में कनाडा के वैंकूवर में ह्यूमन सेटलमेंट पर एक हैबिटेट 1 का आयोजन किया गया था, और जिसमें मानव अधिवासन क्रियाकलापों का जो संगठन है उसका सुदृढ़ीकरण हेतु संयुक्त राष्ट्र प्रणाली के अधीन एक स्पेसिफिक बॉडी की सिफारिश की गई थी। और इसी सिफारिश के आधार पर 1978 में इसको स्थापित किया गया, ठीक है ना। और 1996 में आपका फ्रेंड इस्तांबुल में हैबिटेट 2 का आयोजन किया, ध्यान रखिएगा। जून 1996 में इस्तांबुल में हैबिटेट 2 का आयोजन किया गया, और जिसे शहर शिखर सम्मेलन भी कहा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लीजिएगा कि जून 1996 में इस्तांबुल में हैबिटेट 2 का आयोजन हुआ, जिसे शहर शिखर सम्मेलन भी कहा जाता है। और इस सम्मेलन में शहरी जीव के पर्यावरण सुधार, इन्वायरमेंटल रिफॉर्म एवं प्रबंधन, सभी के लिए आश्रय की उपलब्धि, सबको हैबिटेट देना, आवास अधिकारों पर अत्यधिक बल दिया गया, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा फ्रेंड कि एक बार कनाडा में आपका 76 में कनाडा में हैबिटेट 1 हुआ, ठीक है ना। हैबिटेट 1 आपका कहाँ पे हुआ, कनाडा में हुआ, कनाडा में हुआ फ्रेंड हैबिटेट 1, और 76 में हुआ। और 96 में आपका कहाँ पर हुआ फ्रेंड, इस्तांबुल में, टर्की में आपका हैबिटेट 2 का आयोजन किया गया, और इसको शहर शिखर सम्मेलन भी कहा जाता है।
और इस सम्मेलन का उद्देश्य क्या था? तो शहरी जीव के पर्यावरण सुधार और प्रबंधन के लिए आश्रय की उपलब्धि, हैबिटेट पर आवास अधिकारों की ये बात करता है। ठीक है, तो आई थिंक आपको ये सारी चीजें समझ में आ रही होगी अच्छी तरीके से, और सारी चीजों को नोट करते चलें फ्रेंड। बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट है ये, जितने भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, और ये जैसे आप करंट भी पढ़ते हो, हिंदू पढ़ते हो, इंडियन एक्सप्रेस पढ़ते हो, कोई भी अखबार आप पढ़ते हो, जो भी करंट है, मैगजीन पढ़ते हो, तो इन सब चीज़ों पर जो भी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आपको मिलता है, ऐसे मैं आपको कराऊंगा 1 साल का, जो लेटेस्ट जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं इन्वायरमेंट में, तो बिल्कुल मैं समय समय पर कराते जाऊंगा फ्रेंड, और जल्दी ही स्टार्ट करूंगा। तो उसी तरह से जब भी आप अखबार वगैरह पढ़ते हैं, न्यूज़पेपर वगैरह देखते हैं, जो भी करंट कार्यक्रम अनअकैडमी के अंतर्गत होता है प्लेटफॉर्म पर फ्रेंड, तो जो भी डेवलपमेंट हो रहा है इन्वायरमेंट इकोलॉजी के अंतर्गत, तो उसको अच्छे तरीके से नोट करते चलें, क्योंकि क्वेश्चन जो आपका है वो सब इसी तरह से पूछा जाता है कि लेटेस्ट कॉन्फ्रेंस वगैरह कब हुआ, लेकिन उसका बैकग्राउंड जानना भी जरूरी है। ठीक है, तो मैं कराऊंगा आपको, डोंट वरी। लेकिन आप भी अगर करते हो खुद से, जो भी कार्यक्रम देखते हो या करते हो, तो उसको क्या करना है, आपको नोट करते चलना है। ठीक है ना? तो इन्वायरमेंट इकोलॉजी का एक आप कॉपी बना लें, एक रजिस्टर बना लें, जिसमें जो भी डेवलपमेंट हो रहा है इन्वायरमेंट इकोलॉजी के अंतर्गत है क्या। एक तो आपका देखिए, सबसे पहले जो बेसिक आधारभूत चीजें हैं, ठीक है, वो तो बदलना है नहीं। जैसे मान लिया इकोसिस्टम है, इकोसिस्टम को बायोटिक है, एबायोटिक है, आपका पिरामिड है, फूड चेन है, फूड वेब है, ये सब तो बेसिक चीजें हैं, तो चेंज होना नहीं है फ्रेंड। लेकिन जो भी लेटेस्ट चीजें हो रही हैं, जैसे बायोडायवर्सिटी के अंतर्गत कुछ लेटेस्ट चीजें हो रही हैं, ठीक है, पॉल्यूशन के संदर्भ में अगर कुछ नई चीजें आ रही हैं, तो इन सब चीज़ों पर आपको क्या करना है, अंतर्राष्ट्रीय संगठन सम्मेलन है, इस पर कुछ नए सम्मेलन वगैरह हो रहा है, तो इन सब चीज़ों पर क्या करना है, आपको नोट करते चलना है। फिर सस्टेनेबल डेवलपमेंट में कुछ नया चीज़ आपको दिख रहा है, ठीक है, गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत है, उसमें कुछ आपको नई चीज़ें मिल रही हैं, ठीक है, ग्रीन इकोनॉमी में कुछ नई चीज़ें मिल रही हैं, तो इन सब चीज़ों पर आपको आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ओजोन डिप्लेशन है, उसमें कुछ नई चीज़ें आपको मिल रही हैं, वेटलैंड के संदर्भ में कुछ नई चीज़ें मिल रही हैं, ठीक है, पीटलैंड के बारे में कुछ नई चीज़ें आपको मिल रही हैं। तो इस तरह से चीज़ों को लेकिन मैं कराऊँगा, आपको परेशान नहीं होना है, बिल्कुल एक-एक चीज़ों को कराऊँगा, लेकिन आप अपना दिमाग जो है बिल्कुल सारी चीज़ों को फ़ोकस करके रखें कि जो भी चीज़ें आपको इस तरह की करंट मिल रही हैं, उसको क्या करें, आप एक कॉपी बनाएँ और उसमें सारी चीज़ों को नोट करते चलें फ्रेंड। इसी तरह से हम लोग बात करते हैं फ्रेंड, आपका एक और संगठन है, इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज, आईपीसीसी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो मैं इंपॉर्टेंट ही चीज पढ़ाता हूँ फ्रेंड, जो आपके एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपका समय महत्वपूर्ण है, ठीक है, मेरा भी समय महत्वपूर्ण है, तो ऐसे चीजों को फोकस किया जाए जिससे आप क्वालिफाई करें, क्योंकि आपका उद्देश्य क्या है, आपका उद्देश्य है सेलेक्ट होना। तो ऐसे जगह अपने एनर्जी को लगाएं जहां से आपके प्रश्न बनेंगे, और हमेशा से मैं फ्रेंड अवधारणा पर विशेष ध्यान देता रहा हूँ, ठीक है, याद करने पर कम ध्यान देना है, और समझने पर, कॉन्सेप्ट पर ज़्यादा ध्यान देना है। मैं आपको बार बार बोलता हूँ कि जितने भी मैंने लेक्चर वगैरह कराए हैं इन्वायरमेंट इकोलॉजी में, दूसरी बार करा रहा हूँ फ्रेंड, तो जो भी आप लेक्चर वगैरह हैं, तो आप लेक्चर को देखें, वीडियो को देखें, और उसको इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को नोट करते चलें, और एक शॉर्ट नोट्स को डेवलप करें। ठीक है ना, एक शॉर्ट नोट्स बनाएं हर टॉपिक पर, मतलब कम से कम 25 से 30 पेज में, बिल्कुल शॉर्ट फॉर्म में उसको नोट करते चलें। या अगर आप डिटेल में ही लिखते हैं, पहली बार अगर वीडियो अगर क्लासेस वगैरह देख के, तो डिटेल में लिखते चलें, और जब दूसरी बार उसको समराइज करते हैं, सिनॉप्सिस बनाते हैं, तो उसको छोटे छोटे पॉइंट्स में लिखते जाएं, जिससे आपको क्या होगा, रिवीजन में आसानी होगी। और केवल इन्वायरमेंट में नहीं, हर सब्जेक्ट में करें, ज्योग्राफी है, पॉलिटी है, हिस्ट्री है, इकोनॉमी है, साइंस है, सभी चीज़ों पे करेंगे। तो हम लोग बात करने वाले हैं फ्रेंड आपका कि जलवायु परिवर्तन पर अंतर्राष्ट्रीय पैनल, आईपीसीसी, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जलवायु परिवर्तन से संबंधित विज्ञान का मूल्यांकन करने के लिए क्या है, ये अंतर्राष्ट्रीय निकाय है। मतलब अगर आपसे पूछा जाएगा कि ये आईपीसीसी भैया क्या है, तो आईपीसीसी जो आपका है, ये क्लाइमेट चेंज से संबंधित है। किससे संबंधित है? क्लाइमेट चेंज से आपका ये संबंधित है, जलवायु परिवर्तन से आपके संबंधित है। और यह संयुक्त राष्ट्र का अंग नहीं है, ध्यान रखिएगा, ये संयुक्त राष्ट्र का अंग नहीं है। हालांकि इसे संयुक्त राष्ट्र महासभा में पर्यवेक्षक, मतलब सुपरविजन का, पर्यवेक्षक का दर्जा इसको
प्राप्त हैं। तो ये दो इन्फॉर्मेशन आपका है कि सबसे पहली चीज़ है कि जो आईपीसीसी आपका है, इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज, ये क्या है, ये क्लाइमेट चेंज से संबंधित है, एक इंटरनेशनल बॉडी है, संयुक्त राष्ट्र का अंग नहीं है, लेकिन वहां पर इसको पर्यवेक्षक का दर्जा प्राप्त है। ठीक है। 1988 में आप ध्यान दीजिएगा फ्रेंड, 1988 में विश्व मौसम विज्ञान संगठन, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन और संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम, यूएनईपी मैंने आपको बताया है ना, ध्यान रखिएगा। तो क्या हो गया, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन और दूसरा क्या हो गया आपका यूएनईपी। यूएनईपी, तो ये दोनों संगठन जो आपका है द्वारा आईपीसी की स्थापना की गई। ये दोनों मिलकर ये दोनों ने मिलकर है सो स्थापना किया, किसका किया, आईपीसीसी का, इंटर गवर्नमेंटल क्लाइमेट चेंज, ताकि जलवायु परिवर्तन का जो साइंटिफिक बेस है, मतलब वैज्ञानिक आधार, उसका जो इम्पैक्ट है, प्रभाव और भविष्य के जोखिम, क्या रिस्क है फ्यूचर में, ठीक है, मतलब फ्यूचरिस्टिक अप्रोच इसका है, उसका मूल्यांकन करना, इवैल्यूएट करना, एडॉप्टेशन देखना, अनुकूलन देखना और उसको खत्म करने के उपाय करना, और समन के विकल्प के साथ नीति निर्माताओं को प्रदान किया जा सके। मतलब देखो, जो वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन है और यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंटल प्रोग्राम है, ये दोनों ने मिलकर है सो आईपीसीसी की स्थापना की। कब की, 1988 में की। उद्देश्य क्या है इसका फ्रेंड, कि जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है उसका साइंटिफिक आधार तैयार किया जाए, उसका इम्पैक्ट क्या है, प्रभाव क्या है, फ्यूचर में किस तरह के रिस्क आ सकते हैं, उसको इवेल्युएट करना, उसको मूल्यांकन करना, एडॉप्टेशन कैसे होगा, कैसे उस चीज़ों को हम लोग, जो प्रॉब्लम्स है उसको कैसे उसका निराकरण करेंगे, और साथ में जो पॉलिसी मेकर हैं, जो नीतियों का निर्माण करते हैं, उनके साथ उनको बताना। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट आपका है फ्रेंड। और आईपीसीसी के आकलन जो है वो जलवायु संबंधी नीतियों को विकसित करने के लिए विश्व की सरकारों को वैज्ञानिक आधार प्रदान करता है। तो इस तरह के स्टेटमेंट आपको एग्जामिनेशन में दिए रहेंगे कि आईपीसीसी के बारे में कौन से, जैसे क्वेश्चन क्या पूछा जाता है फ्रेंड, क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, ठीक है ना, एक सही है, दो सही है, जैसे एक स्टेटमेंट दिया है, दो स्टेटमेंट दिया है, तीन स्टेटमेंट दिया है, मान लिया एक सही है, एक गलत है, एक सही है, एक गलत है, तो एक और तीन सही होगा। तो इन स्टेटमेंट पे इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और आईपीसीसी जो अभी तक आपका अपनी 5 व्यापक आकलन रिपोर्ट प्रकाशित कर चुका है, ठीक है ना, कितनी किया है, 5 आकलन रिपोर्ट प्रकाशित कर चुका है, और भी आगे इसका रिपोर्ट होगा, ठीक है ना। और 1990 में, ठीक है, 1990 में आईपीसी ने अपनी पहली आकलन 1995 में, मतलब 90 में आईपीसीसी ने अपनी पहली आकलन रिपोर्ट, 1995 में दूसरी आकलन रिपोर्ट, 2001 में तीसरी आकलन रिपोर्ट, 2007 में चौथी आकलन रिपोर्ट प्रकाशित की, और 2014 में पांचवी आकलन रिपोर्ट प्रकाशित की थी, जिसका आधिकारिक नाम क्या था, जलवायु परिवर्तन 2014। ठीक है ना, देखो ये ध्यान दीजिएगा कि सबसे पहले आपका कब किया गया फ्रेंड, इसका जो रिपोर्ट प्रकाशित हुआ क्लाइमेट चेंज में, तो 1990 में हुआ पहली रिपोर्ट, ध्यान दीजिएगा। उसके बाद फिर आपका 1995 में आपका फ्रेंड, 1995 में दूसरी रिपोर्ट, और उसके बाद फिर आपका 2001 में, 2001 में आपका ये तीसरी रिपोर्ट, 2001 में तीसरी रिपोर्ट, उसके बाद 2007 में, 2007 में चौथी रिपोर्ट, और उसके बाद 2014 में, 2014 में पांचवी रिपोर्ट। ये जो पांचवी रिपोर्ट थी ये इम्पोर्टेंट है, इसको पूछा जा सकता है कि जो पांचवी रिपोर्ट था तो क्या था इसका, ये था आपका जलवायु परिवर्तन 2014 प्रभाव, ठीक है, इम्पैक्ट, अनुकूलन, एडेप्टेशन एंड भेद्यता, वल्नरेबिलिटी, ठीक है ना। वल्नरेबिलिटी मतलब कि कितना प्रभावित हो सकता है, तो प्रभाव, अनुकूलन और भेद्यता था इसका 2014 का। तो इसको अच्छे तरीके से आपको ध्यान रखना है। और जलवायु प्रणाली पर मानव प्रभाव स्पष्ट है, जो क्लाइमेट पर, और 95 से 100% संभावना है कि 1951 से 2010 के बीच में ग्लोबल वार्मिंग का जो प्रमुख कारण है मानव प्रभाव है, ह्यूमन एक्टिविटीज, इसमें तो कोई शक है ही नहीं, ठीक है ना। क्या है फ्रेंड, मानव प्रभाव है।
और ग्लोबल वार्मिंग के बढ़ते प्रभाव से गंभीर, व्यापक और अपरिवर्तनीय प्रभावों की संभावना बढ़ जाती है। ठीक है ना? क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग के कारण बहुत सारे इम्पैक्ट हैं फ्रेंड। ठीक है? मौसम, जलवायु में बदलाव होना, सी लेवल चेंज होना, आइस फील्ड का मेल्ट करना, सी लेवल चेंज होता है, उसके कारण कोस्टल एरिया है वो प्रभावित होता है, कोरल रीफ है, मैरिन इकोसिस्टम है, टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम है, पूरी तरह से आपका बायोस्फीयर इम्पैक्ट होता है। ठीक है? तो इन सब चीज़ों पे ध्यान रखना है। और एक चीज़ और कुछ चीज़ें हैं, जैसे ग्लोबल ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन की जो मौजूदा गति है, काफ़ी जो ग्रीन हाउस गैस का जो इमिट किया जा रहा है, उसका जो उत्सर्जन किया जा रहा है, तो ग्लोबल वार्मिंग को पूर्व औद्योगिक स्तर की तुलना में 1.5 से 2 डिग्री सेंटीग्रेड के नीचे रखने के अनुरूप नहीं है। ठीक है ना? मतलब कहने का अर्थ आपका ये है फ्रेंड कि जो मतलब ग्लोबल जो टेम्परेचर अगर है, मतलब कुल मिलाकर अगर टेम्परेचर ग्लोबल वार्मिंग अगर हो रहा है, ग्लोब का टेम्परेचर अगर बढ़ रहा है, पृथ्वी की तापमान अगर बढ़ रही है, तो उसको कम करना है। और जलवायु परिवर्तन को कम करने के लिए नई नीतियों का निर्माण नहीं किया जाता है, तो वैश्विक औसत तापमान में, मतलब अगर कुछ पॉलिसी चेंज नहीं किया जाए, तो पूर्व औद्योगिक स्तर के सापेक्ष 2100 में 3.7 से 4.8 डिग्री सेंटीग्रेड वृद्धि का अनुमान है। बहुत भयावह स्थिति हो सकती है। बहुत भयावह स्थिति हो सकती है कि अगर 2100 तक 3.7 से 4.8 डिग्री सेंटीग्रेड की अगर वृद्धि हो जाती है, तो आप कल्पना नहीं कर सकते हैं कि उसका इम्पैक्ट क्या होगा। क्योंकि आधे डिग्री सेंटीग्रेड, थोड़े भी टेम्परेचर अगर ग्लोब का जो औसत तापमान अगर बढ़ता है, तो उसका बहुत सारा इम्पैक्ट होता है फ्रेंड। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद फिर आपका फ्रेंड हम लोग एक और ऑर्गेनाइजेशन है, एक रिपोर्ट है, सॉरी, लिविंग प्लेनेट रिपोर्ट आपका है। लिविंग प्लेनेट रिपोर्ट को 1998 के बाद से हर 2 साल में वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर द्वारा प्रकाशित किया था। ये मैंने पहले ही आपको बताया था। ठीक है ना? आपको याद होगा जब पर्यावरणीय संगठन हम लोगों ने अभी डिस्कस किया है, तो मैंने सबसे पहले इसी संगठन के बारे में बताया था फ्रेंड कि ये जो लिविंग प्लेनेट इंडेक्स है और पारिस्थितिकी पदचिन्ह गणनाओं पर आधारित होता है फ्रेंड। और लिविंग प्लेनेट रिपोर्ट जो है दुनिया का अग्रणी लीडिंग विज्ञान आधारित विश्लेषण है। साइंटिफिक एनालाइज किया जाता है और पृथ्वी की जो वर्तमान स्थिति है और मानव गतिविधि का इस पर प्रभाव को बताया जाता है। तो ये ध्यान रखिएगा कि लिविंग प्लेनेट रिपोर्ट जो है 98 के बाद से हर 2 सालों पर, हर 2 ईयर्स में वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर द्वारा इसको प्रकाशित किया जाता है। और यह लिविंग प्लेनेट इंडेक्स और इकोसिस्टम का जो पदचिन्ह होता है, फुटप्रिंट्स होता है, गणना पर आधारित होता है। और इसमें ये लिविंग प्लेनेट रिपोर्ट में दुनिया का लीडिंग विज्ञान आधारित, मतलब साइंटिफिक अप्रोच से एनालाइज किया जाता है और पृथ्वी की वर्तमान स्थिति क्या है, प्रेजेंट स्टेटस क्या है पृथ्वी का। ठीक है? इसके बारे में क्लाइमेट चेंज के संदर्भ में, बायो और भी बहुत सारी चीजें हैं उसके संदर्भ में, और मानव गतिविधि का इस पर क्या प्रभाव हो सकता है, इसको है सो हम इसमें देखा जाता है। और लिविंग प्लेनेट रिपोर्ट का पहला संस्करण 1998 में प्रकाशित हुआ था और इसका नवीनतम संस्करण 2016 में जारी किया गया था फ्रेंड। और मानवता की वर्तमान में क्या मांग है हमें बनाए रखने के लिए पृथ्वी की क्षमता से अधिक है। और जो लेटेस्ट आपका इस पर जो भी आपका रिपोर्ट होगा फ्रेंड, तो करंट जब कराएंगे तो इसको हम लोग देखेंगे अच्छे तरीके से। उसी तरह से फिर आपका आर्टिक परिषद है, आर्टिक काउंसिल है। आर्टिक काउंसिल जो आपका है, इसका गठन 1996 में किया गया, आर्टिक काउंसिल का। और ओटावा घोषणा, ओटावा आपका कनाडा में है, ओटावा घोषणा से प्रकार आर्टिक परिषद एक उच्च स्तरीय अंतर सरकारी संगठन है। ठीक है? एक उच्च स्तरीय अंतर सरकारी संगठन है आर्टिक परिषद। इसका उद्देश्य क्या है? आर्टिक काउंसिल का उद्देश्य क्या है? तो आर्टिक प्रदेश के लोगों का कल्याण, वहाँ के लोगों का वेलफेयर करना। ठीक है? और आर्टिक विषयों पर नियमित अंतर सरकारी परामर्श की व्यवस्था करना। जो भी चीजें वहाँ पर हो रही हैं, वहाँ पर आपका एक अस्थायी विकास सुनिश्चित करना, डेवलपमेंट करना, और वहाँ पर पर्यावरण की रक्षा करना। आर्टिक काउंसिल का जो है मेन लक्ष्य जो आपका है, यही मेन उसका लक्ष्य है आर्टिक काउंसिल का।
इसमें जो सदस्य देश हैं ये भी ध्यान रखिएगा, इसमें कौन कौन से मेंबर हैं इसके आर्थिक परिषद के। तो इसमें जैसे प्रश्न पूछा जा सकता है कौन कौन मेंबर हैं। इसमें 8 देश हैं, कनाडा है, डेनमार्क है, फिनलैंड है, ठीक है, आइसलैंड है, नॉर्वे है, रूस है, स्वीडन है और संयुक्त राज्य अमेरिका है, ठीक है ना। गैर सरकारी सदस्य जो आपके कौन कौन इसमें है, जैसे यूएनडीपी है, ठीक है, आईयूसीएन है, रेड क्रॉस है, नॉर्डिक परिषद है और यूएनईसी, ये सब संगठन है इसके क्या है, गैर सरकारी सदस्य, ठीक है फ्रेंड। उसी तरह से देखा जाएगा विश्व धरोहर सम्मेलन है। तो विश्व धरोहर सम्मेलन के अंतर्गत आपका 16 नवंबर 1972 को संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन यूनेस्को, ठीक है ना। तो 16 नवंबर 1972 को यूनेस्को जनरल कॉन्फ्रेंस ने पेरिस में अपने 17वें सत्र में विश्व विरासत सम्मेलन को अपनाया था और कन्वेंशन 1975 में लागू हुआ था फ्रेंड ये। और 1974 में ऑस्ट्रेलिया कन्वेंशन की पुष्टि करने वाला पहला देश बना था, ठीक है ना। तो इसमें आपका था, तो इसमें डेट को लेकर थोड़ा सा ये हो रहा है, इसको देख लेंगे हम लोग आगे। और कन्वेंशन के तहत जो आपका है फ्रेंड कि विश्व सांस्कृतिक और प्राकृतिक विरासत के संरक्षण के लिए एक ट्रस्ट फंड बनाया गया, विश्व धरोहर कोष स्थापित किया गया और इस फंड को राज्य के दलों और निजी संगठनों और व्यक्तियों के योगदान द्वारा फाइनेंस, मतलब इसका फाइनेंस देखा जाता है, इसका जो वित्त पोषण किया जाता है। तो जो राज्य के दल हैं, जो प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है और व्यक्तियों के द्वारा इसका होता है। और विश्व धरोहर सम्मेलन का जो उद्देश्य है, विश्व धरोहर सम्मेलन का जो उद्देश्य है वो दुनिया भर में विरासत की रक्षा के लिए राष्ट्रों के बीच में सहयोग को बढ़ावा देना, ठीक है। तो ये आपका इम्पोर्टेंट है फ्रेंड। और यह सांस्कृतिक और प्राकृतिक दोनों, यह सांस्कृतिक और प्राकृतिक दोनों हर तरह के विरासत स्थलों के संरक्षण में काम करता है, कल्चरल भी करता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे कंफ्यूजन ना हो, यहाँ पे प्रश्न पूछा जा सकता है कि जो यूनेस्को द्वारा जो है कल्चरल जो धरोहर है उसका भी ध्यान रखा जाता है, जो प्राकृतिक है दोनों तरह के विरासत स्थलों के संरक्षण की बात करता है। और विश्व विरासत स्थल जो है आपका फ्रेंड, जैसे आपका विशेष कुछ स्थान है, वन क्षेत्र हो गया, कुछ माउंटेन है, कुछ झील है, डेजर्ट हो सकता है, कुछ स्मारक बने हुए हैं, ठीक है, कोई भवन अगर बना हुआ है, कोई शहर है इत्यादि इसमें सम्मिलित है। और विश्व विरासत स्थल समिति द्वारा चयनित किया जाता है, किसके द्वारा चयनित किया जाएगा, तो विश्व विरासत स्थल द्वारा समिति द्वारा चयनित होता है। और यही जो समिति है इन स्थलों की देखरेख यूनेस्को के तत्वाधान में क्या करती है, उसके अंडर गाइडेंस में इसको करती है फिर। और प्रतिवर्ष 18 अप्रैल को विश्व विरासत दिवस मनाया जाता है। ये भी एक इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन है कि प्रतिवर्ष 18 अप्रैल को विश्व विरासत दिवस मनाया जाता है। और भारत की ऐतिहासिक महत्व की कुल 36 प्लेसेस हैं, टोटल 36 प्लेसेस हैं जो विश्व विरासत स्थल सूची में दर्ज हैं भारत में। इसमें 28 जो है कल्चरल हैं एंड 7 जो आपका है वो नेचुरल में है और एक जो आपका है वो मिश्रित श्रेणी में है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, आप इसको ध्यान रखिएगा कि प्रति वर्ष 18 अप्रैल को विश्व विरासत दिवस मनाया जाता है और भारत की जो ऐतिहासिक महत्व की करीब करीब 36 प्लेसेस इसमें सम्मिलित हैं। और भारत में 28 जो आपका है कल्चरल है एंड 7 जो आपका है 7 आपका नेचुरल रैंक में, नेचुरल श्रेणी में है और एक जो आपका है वो मिश्रित श्रेणी में सम्मिलित किया गया है। तो फ्रेंड इसको हम लोग यहीं तक रहने देते हैं और फिर में हम लोग आगे लेके आएंगे चीज़ों को। और इस पर एक और क्लासेस आपको मिलेगी फ्रेंड, तो बिल्कुल। और मेरे कोड वगैरह का इस्तेमाल करते हैं आप लोग, आई थिंक सारी चीज़ें आप लोगों को बिल्कुल कंप्लीट हो गई होगी, ठीक है, कोई डाउट नहीं होगा आप लोग को, मैंने पूरी तरह से। और जब मैं नेक्स्ट क्लास लूँगा तो उसमें जो मैंने आज कराया है मैं बिल्कुल कराता हूँ, एक बार रिवाइज करा देता हूँ जो चीज़ों को आप सिंक्रोनाइज कर सकें, ठीक है, और अच्छे तरीके से बेहतर नोट्स बनाते रहें। और इन्वायरमेंट इकोलॉजी के अंतर्गत जो नोट्स आपका जो बुक वगैरह फ्रेंड, तो इसमें जो बुक है या तो दृष्टि की बुक ले लें, ठीक है ना, या महेश बंडवाल की क्लास जो आती है एनसीईआरटी आधारित क्लास 6 से लेकर 12 तक का, उस बुक को ले लें। और जो करंट डेवलपमेंट है, जैसे मान लिया कि दृष्टि की मैगजीन है उसको भी ले सकते हैं,
या मान लें कि कोई भी आप जो मंथली मैगज़ीन लेते हैं, उस मैगज़ीन को लेकर जो भी करंट डेवलपमेंट हो रहा है, एनवायरनमेंट के अंतर्गत या बायोडायवर्सिटी के अंतर्गत हुआ, पॉल्यूशन अगर में कुछ अगर न्यूज़ आपको मिल रहा है, ग्रीन इकोनॉमी में कोई न्यूज़ मिल रहा है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट में मिल रहा है, पर्यावरणीय प्रभाव आकलन में आपको मिल रहा है, ओज़ोन डिप्लेशन में आपको मिल रहा है, क्लाइमेट चेंज में अगर कुछ रिपोर्ट आपको है, अंतर्राष्ट्रीय जो संगठन सम्मेलन है उसमें कुछ अगर चीज़ें आपको मिल रही हैं, तो आप क्या करें उसको नोट करते चलें, ठीक है ना? और मेरा कोड है RKS10 है फ्रेंड, मेरे कोड का यूज़ करें, आपको बिल्कुल निराशा नहीं होगी, बेहतरीन गाइडेंस आपको दूँगा, ठीक है ना? लाइक, शेयर, सब्सक्राइब मैक्सिमम करते रहें और जल्द ही हम लोग लाइव आएँगे फ्रेंड, जल्द ही हम लोग लाइव आएँगे और हम लोग करेंगे। और 2 तरह के कोर्सेज़ चल रहे हैं फ्रेंड, प्लस का भी है, आइकॉनिक है, दोनों में से कोई भी जॉइन कर सकते हैं बट आइकॉनिक बेस्ट है, क्योंकि इसमें आपको स्टडी के साथ-साथ प्रॉपर गाइडेंस मिलती है और EMI ऑप्शन भी है, क्रेडिट कार्ड के थ्रू भी पेमेंट कर सकते हैं। तो बिल्कुल फ्रेंड जल्द ही मिलते हैं और डेली शाम को 5 बजे हम लोग मिलते हैं और इस चीज़ों को आगे बढ़ाएँगे, ठीक है ना? तो ओके बाय, सी यू, ऑल द बेस्ट फ्रेंड।